वीडियो को लाइक नहीं किए हैं प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ये सब्सक्राइब वाला बटन है इसको दबा दीजिए। जैसे ही सब्सक्राइब करिएगा बाबू घंटी आ जाएगा, घंटी आपको दबाना है, फिर नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा, इसको आपको ऑल पे यानी पहला वाला दबा देना है। तो जो घंटी है ये इस प्रकार से हो जाएगा। इस प्रकार से चैनल सब्सक्राइब करिएगा तो जब भी लाइव क्लास लेंगे तो आपके फोन पे नोटिफिकेशन जाएगा और उस नोटिफिकेशन को क्लिक करके आप हमारे लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं। दूसरा काम आपको करना है, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको मैसेज करना है कि गुरुजी ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो इधर से लिंक जाएगा और आप सभी बच्चे लिंक को दबा के ज्वाइन हो जाइएगा। पहला क्वेश्चन यहां पे आ चुका है। पहला जो क्वेश्चन है कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है, यानी द्रव अवस्था में। तरल का मतलब होता है द्रव। अब यहां पे आपको बताना है कौन ऐसा धातु है जो रूम टेम्परेचर पे बाबू लिक्विड होता है। धातु जो होते हैं ज्यादातर बाबू ठोस होते हैं, लेकिन एक ऐसा धातु है जो कमरे के टेम्परेचर पे यानी सामान्य टेम्परेचर पे वो लिक्विड के रूप में पाया जाता है। वो कौन है बाबू? तो आपको याद रखना है वो है पारा। ठीक है ना, वो क्या है बाबू? पारा है। यहां पे ए वाला जो ऑप्शन बिल्कुल होगा यहां पे सही हो जाएगा। अब यहां पे एक क्वेश्चन और पूछता है कि वो कौन ऐसा अधातु है। यहां पे आपसे धातु पूछा था, तो कौन ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है? तो पारा। अब अधातु भी पूछता है कि कौन ऐसा अधातु है। यहां पे आपसे पूछेगा कौन ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है, तो आपको याद रखना है ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है। और दोनों में से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों आपको याद रखना है। जब भी क्वेश्चन पूछेगा कौन ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में यानी तरल अवस्था में पाया जाता है, तो धातु आपको याद रखना है पारा। और कौन ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है, तो आपको याद रखना है ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। बोर्ड एग्जाम में बाबू बहुत आता है, हर साल आता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो आपको याद रखना है प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ये तो सभी बच्चों को पता है। एक क्वेश्चन और आता है जिसे आपको याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? परावर्तन के तो 2 नियम होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं और अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन बाबू बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और आज की इस टेस्ट में 20 क्वेश्चन है, 20 में से मात्र आपको 10 ही सही करना है। 10 सही हो जा रहा है, समझिए बल्ले बल्ले आपका हो गया। अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए कि नाइट्रोजन के अणुओं में 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। अब आपको बताना है कि नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच में कितने आबंध होते हैं। ये भी बाबू क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते रहता है। इसे आप लोग कैसे सॉल्व करिएगा? तो 3 चीज बताएंगे, 3 गो पदार्थ बताएंगे और तीनों पदार्थ का बाबू एगो ना एगो बोर्ड एग्जाम में आता है। सबसे पहले आपको याद रखना है हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच में आपको याद रखना है सिंगल बॉन्ड होता है, एगो बॉन्ड होता है। ये आप लोग याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में पूछ देगा कि हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच में कितने आबंध होते हैं, तो सिंगल। फिर आता है बाबू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं? तो ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं। इसे आपको याद रखना है। तीसरा आपको याद रखना है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच में कितने आबंध होते हैं? 3। और ये तीनों में से एक क्वेश्चन बाबू बोर्ड एग्जाम में रहता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो यहां पे पूछ रहा है नाइट्रोजन के, तो नाइट्रोजन के बाबू 2 परमाणुओं के बीच में कितने आबंध होते हैं? तो 3 को बॉन्ड होता है, 3 आबंध होते हैं। यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। साथ में आपको हाइड्रोजन को भी याद रखना है कि हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड होता है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। अब इसमें सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसमें सबसे कठोर का मतलब होता है मजबूत। सबसे मजबूत प्राकृतिक पदार्थ कौन सा होता है? तो आपको याद रखना है हीरा। जो हीरा है बाबू ये सबसे कठोर होता है, सबसे मजबूत होता है। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब यहां पे बाबू क्वेश्चन आता है कि हीरा क्या है, धातु है कि अधातु है। तो आपको याद रखना है जो हीरा है वो अधातु होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। हीरा कैसा होता है? तो हीरा अधातु है, आप लोग याद रखिएगा। और बोर्ड एग्जाम में ये भी आता है कि हीरा किसका अपरूप है, तो आपको याद रखना है कार्बन का। हीरा किसका अपरूप है? तो ये कार्बन का अपरूप है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और हीरा जो है बाबू अधातु है, इसे आप लोग याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं, यानी सभी अम्ल को जब जल में घोला जाता है तो
क्या देते हैं ये आपको बताना है। तो अम्ल जल में घुलकर क्या देते हैं, तो बाबू हम आपको बहुत ही तरीके से पढ़ाए थे कि जो अम्ल होता है वो बाबू जल में घुलकर क्या देता है, H+ आयन देता है। क्या देता है बाबू, अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और बाबू जो क्षार होता है, अगर बात किया जाए क्षार का, क्षार जल में घुल के क्या देगा, तो क्षार बाबू जल में घुलकर OH- देता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं, यानी जल को घोला जाएगा तो H+ आयन मिलेगा, और क्षार को बाबू जब जल में घोला जाएगा तो OH- मिलेगा। एक एक क्वेश्चन बाबू इंपॉर्टेंट है, इसीलिए टेस्ट आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिकीय ईंधन निम्नलिखित में से कौन सा है। कोशिकीय ईंधन का मतलब कोशिका का ईंधन, इसमें से कौन सा पदार्थ है आपको बताना है। यानी जो कोशिका है वो किससे ऊर्जा प्राप्त करता है, तो बाबू जब हम लोग खाना खाते हैं तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, और वही ग्लूकोज जो है बाबू खाना खाते हैं तो बाबू हम लोग को क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है, और वो ग्लूकोज कोशिकाओं तक जाता है और वहां पे जलता है तो बहुत मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है, जल उत्पन्न होता है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। तो कोशिका का ईंधन क्या है, जब भी बोर्ड एग्जाम में पूछेगा कोशिकीय ईंधन क्या है, यानी कोशिका का ईंधन क्या है, तो आपको याद रखना है ग्लूकोज। जो ग्लूकोज है ये कोशिका का ईंधन होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। हम लोग जो भोजन करते हैं तो लास्ट में क्या मिलता है, हम लोगों को प्रोटीन मिलता है, इसे आपको याद रखना है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है, तो ये होता है C6H12O6 होता है, ये आप लोग याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, हरे पेड़ पौधे में, और जो हरे पेड़ पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, सभी बच्चों को पता है। और भोजन के रूप में वो क्या बनाते हैं, ग्लूकोज ही बनाते हैं। और पेड़ पौधों में भी कोशिका होती है, और कोशिका किसका यूज करती है, ग्लूकोज का ही करती है। तो यहां पे आपसे पूछ रहा है प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण सुबह शाम होता है कि केवल दिन में होता है, कि दिन में दिन रात दोनों होता है, दिन में भी होता है रात में भी होता है, कि केवल रात में। तो देखिए बाबू जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो कब होता है बाबू, तो जब तक सूर्य रहता है। तो सूर्य बाबू सुबह उगते हैं शाम तक रहते हैं, उसे हम लोग सुबह शाम नहीं बोलते हैं। सुबह भी निकले रहते हैं, दोपहर में भी, शाम में भी, यानी दिन भर हमें सूर्य दिखाई देते हैं। जब तक सूर्य दिखाई देते हैं उसे दिन बोला जाता है, जब सूर्य नहीं दिखाई देते हैं तो उसे रात बोला जाता है। तो केवल दिन में सूर्य कब दिखाई देते हैं, दिन में, यानी सुबह दोपहर शाम में, यानी पूरा दिन सूर्य दिखाई देते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण कब होगा बाबू, तो केवल दिन में होगा, इसे आपको याद रखना है। जब तक सूर्य भगवान रहेंगे, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वृक्क सहायता प्रदान करता है। वृक्क का मतलब होता है बाबू किडनी। जो किडनी है बाबू ये किस में सहायता करता है, श्वसन में, जठर में, उत्सर्जन में, कि पाचन में। तो जो बाबू हमारा वृक्क है, यानी जो हमारा बाबू किडनी है, ये किस में सहायता प्रदान करता है, तो आपको याद रखना है उत्सर्जन में। किस में सहायता प्रदान करता है, तो ये उत्सर्जन में करता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। क्वेश्चन आएगा बाबू कि हमारे शरीर में बाबू वृक्क जो है वो कितने होते हैं, तो हमारे शरीर में बाबू जो वृक्क हैं आपको याद रखना है ये होते हैं 2 गो, ठीक है ना, 2 होते हैं, यानी एक जोड़ा वृक्क होता है। बोर्ड एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आते हैं कि जो वृक्क है बाबू वो किस तरह दिखाई देता है, तो वृक्क हमारा किस तरह दिखाई देता है, सेम के बीज के समान दिखाई देता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, यानी पवन विद्युत जनित्र, यानी बाबू यहां पे पवन चक्की की बात किया जा रहा है। और पवन चक्की को चलने के लिए पवन का चाल, पवन का मतलब होता है हवा, हवा का चाल कम से कम कितना होना चाहिए, तो हवा का चाल बाबू कम से कम कितना होना चाहिए, ये पवन चक्की का जो ये तीनों पंखा है इसको घुमाने के लिए हवा का कम से कम चाल कितना होना चाहिए, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना, ये आप लोग याद रखिएगा। कम से कम हवा जो है ना 15 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से बहना चाहिए, तब ये क्या होगा बाबू, पवन चक्की का जो तीनों पंखा है ये घूमेगा, इसे आपको याद रखना है। बोर्ड एग्जाम में आता है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तब ये पंखा बाबू नचेगा। अगला क्वेश्चन है सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। जो सोलर प्लेट हम लोगों के छत पे लगता है वो सोलर प्लेट बाबू किससे बना होता है, उसमें किसका हम लोग प्रयोग करते हैं, ये बोर्ड एग्जाम में आता है। तो सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है, तो आपको याद रखना है सिलिकॉन का, ठीक है ना, किसका उपयोग किया जाता है, सिलिकॉन का। और जो सिलिकॉन है ना बाबू ये उपधातु है, इसे आपको याद रखना है, ये धातु नहीं है, अधातु नहीं है,
ये क्या है? उपधातु। उपधातु क्या होता है? तो जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे उपधातु बोला जाता है। तो कौन है यहाँ पे सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो सौर सेल में आपको याद रखना है सिलिकॉन का उपयोग होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक, यानी आपको पता है कि रक्त जो है बाबू ऑक्सीजन का वहन करता है, ऑक्सीजन को पूरे कोशिकाओं तक कौन पहुंचाता है? तो ऑक्सीजन को जो हम लोग सांस लेते हैं तो बाबू जो ऑक्सीजन है फेफड़ा से पूरा हमारे कोशिकाओं तक जाता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक बाबू कौन पहुंचाता है? तो हमारा रक्त पहुंचाता है। रक्त में एक पदार्थ होता है वही पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? तो आपको याद रखना है हीमोग्लोबिन। हमारे रक्त में यानी जो आरबीसी है बाबू, जो रेड ब्लड करपसल से लाल रक्त कणिकाएं हैं, उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है और इसी हीमोग्लोबिन के कारण ये जो खून है बाबू लाल होता है। और यही हीमोग्लोबिन क्या करता है? हमारे शरीर में ऑक्सीजन का वाहक होता है, यानी ऑक्सीजन को ढोने का काम कौन करता है? तो जो ललका खून में बाबू हीमोग्लोबिन होता है वही ऑक्सीजन को क्या करता है? ढोने का काम करता है। इसे आपको याद रखना है। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? तो हीमोग्लोबिन, इसे आपको याद रखना है। मानव का उद्भव स्थान है, यानी यहां पे आपको बताना है कि जो मानव है वो सबसे पहले कहां पे मानव का जन्म हुआ, यानी मानव का उद्भव कहां पे हुआ, किस देश में सबसे पहले हुआ, आपको यह बताना है। मानव का उद्भव यानी मानव धरती पे सबसे पहले कहां पे आया, ठीक है ना, कहां पे मानव आया। तो आपको याद रखना है मानव का उद्भव स्थान कौन सा है? तो आपको याद रखना है अफ्रीका। अफ्रीका में सबसे पहले बाबू मानव का उद्भव हुआ, मानव का जन्म सबसे पहले वहीं पे हुआ, अफ्रीका पे। और अफ्रीका से ही पूरे देश में बाबू, पूरे पृथ्वी पे जितने जहां जहां मानव पाए जाते हैं अफ्रीका से ही क्या हुए हैं? फैले हुए हैं। इसे आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मछली में श्वसन होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मछली जो है वो किस अंग से श्वसन करती है? आपको याद रखना है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मछली किससे श्वसन करती है? तो गिल्स, इंग्लिश में बोला जाता है गिल्स और हिंदी में गलफड़ा। गलफड़ा लिखेगा तो सभी बच्चे टिक लगा देंगे कि गलफड़ा से मछली श्वसन करती है, लेकिन गलफड़ा नहीं लिखता है, वो लिखता है गिल्स, इंग्लिश में लिख देता है। तो आपको घबराना नहीं है। मछली श्वसन करती है किससे बाबू? गिल्स के द्वारा। गिल्स इंग्लिश हो गया और हिंदी क्या हो गया बाबू? गलफड़ा, ठीक है ना। तो गलफड़ा नहीं लिखता है, यहां पे गिल्स लिख देता है, गिल्स के द्वारा, यानी गलफड़ा के द्वारा श्वसन करती है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का मापक, एसआई मापक क्या है, यानी प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध क्या होता है? तो जो धारा का विरोध करता है उसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मापक क्या होता है आपको बताना है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आपको याद रखना है प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है ये होता है ओम। इसे आपको याद रखना है। और ओम का सिंबल क्या होता है? ऐसे होता है। ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है। एक आता है प्रतिरोधकता, प्रतिरोध का तो ओम होता है। प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक ओम मीटर होता है। इसे आपको याद रखना है, सिंपल है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? अब इसमें से आपको बताना है कौन जो है विद्युत का सुचालक है। विद्युत का सुचालक यानी उससे विद्युत धारा प्रवाहित होगा, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है वो विद्युत का सुचालक। जैसे तांबा का तार, अल्मुनिया का तार, लोहा का तार, ये सब क्या है बाबू? विद्युत का सुचालक है, इससे करंट प्रवाहित होता है, तो ये सुचालक है। प्लास्टिक से बाबू विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, तो ये विद्युत का सुचालक नहीं है। आयोडीन से नहीं होता है, गंधक से नहीं होता है, ये सब विद्युत धारा इससे बाबू नहीं बहता है, तो ये सब क्या है बाबू? विद्युत का कुचालक है। ग्रेफाइट क्या है? तो ग्रेफाइट बाबू कार्बन का अपरूप है। ग्रेफाइट अधातु है। अधातु जो होते हैं ना ये विद्युत का सुचालक नहीं होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो बाबू विद्युत का सुचालक होता है, इससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है। तो ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है, तो यहां पे बाबू डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको ग्रेफाइट देखना है कि ग्रेफाइट अगर आपको देखना है तो आप लोग पेंसिल का यूज किए हैं ना, तो पेंसिल का जो निब निकलता है ऐसे जो काला काला होता है जो चलता है वो क्या होता है बाबू? ग्रेफाइट होता है, और उससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है। और वो जो ग्रेफाइट है ये किसका अपरूप है? कार्बन का अपरूप है। ग्रेफाइट क्या है? अधातु है। अधातु से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, लेकिन जो ग्रेफाइट है इससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, शल्य चिकित्सा में टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ कौन सा है? जब शल्य चिकित्सा का मतलब हुआ डॉक्टरी, जहां पे बाबू हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है, तो वहां पे बाबू प्लास्तरा होता है। तो प्लास्तरा में किसका उपयोग किया जाता है हड्डी को जोड़ने के लिए? देखते हैं ना, टूट जाता है तो वहां पे हाथ को सीधा करके मतलब उसको मलहम उलहम लगा होगा कि उस पे बैंडेज मार देते हैं कि वो क्या हो जाए बाबू? सही हो जाए। तो बाबू यहां पे जो प्लास्तरा किया जाता है उसको किससे प्लास्तरा किया जाता है? तो वही पूछ रहा है, शल्य चिकित्सा में टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा है? तो आपको याद रखना है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है बाबू
ठीक है ना। यही क्या करता है बाबू, टूटे फूटे हड्डियों को जोड़ने का काम करता है, वहां पे प्लस्तरा कर दिया जाता है जिससे हाथ बाबू हिलता उलता नहीं है और क्या होता है बाबू, जुड़ जाता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला क्वेश्चन है, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? हजामत बनाने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है कि। और डॉक्टरी क्षेत्रों में भी किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण को जितना पास लाइएगा उसमें उतना चेहरा बड़ा आपका दिखाई देगा। ठीक है ना, जितना दूर ले जाइएगा उतना छोटा चेहरा बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? जो हम लोगों का आंख है बाबू, नेत्र आंख है ना, हम लोगों के आंख में कौन सा लेंस पाया जाता है ये आपको बताना है। तो हम लोगों के आंख में बाबू आपको याद रखना है कि हम लोगों के आंख में बाबू उत्तल लेंस पाया जाता है। कौन सा लेंस पाया जाता है? तो आपको याद रखना है, मानव नेत्र में या जितने भी जीव जंतु हैं उनके आंखों में कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की बाबू सबसे लंबी जो हम लोगों का शरीर है बाबू, इसमें अनंत कोशिका है, करोड़ों कोशिका है, बहुत ही ज्यादा कोशिका है, लेकिन उसमें सबसे लंबी कोशिका कौन सी है ये आपको बताना है। कोशिका को अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो आपको याद रखना है तंत्रिका कोशिका। जो तंत्रिका कोशिका होती है ये शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो जो कवक होते हैं बाबू, देखिएगा कि कोई पेड़ पौधा है या खाना जैसे बाबू सड़ने लगता है या खाना को बंद करके रख दीजिए तो उस पर कवक जम जाता है। तो कवक जो होता है ना बाबू, इसमें मृत जीवी पोषण होता है, ये केवल मरे जीवों से अपना भोजन ग्रहण करता है। तो जो कवक है इसमें पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो मृत जीवी पाई जाती है। यहां पे बी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आपको यहां पे याद रखना है। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो मृत जीवी पाई जाती है। इसे आप लोग याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो यहां पे 20 गो बाबू हम आपको पढ़ाए। अब आप लोग कॉमेंट करके बताइए कि आपका 20 में से कितना सही हुआ। और जो मेन कॉमेंट होता है ना, उसमें भी आपको कॉमेंट करना है कि आपका 20 में से कितना सही हुआ। जल्दी जल्दी आप लोग कॉमेंट करके बता दीजिए। आपका कम से कम 20 में से तो 10 सही होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर 10 सही हो गया तो समझिए बहुत ही अच्छा आपका तैयारी चल रहा है। जिनका भी कम सही हुआ तो बाबू आप क्या करिएगा, थोड़ा सा और मेहनत करिए। आज क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोट्स ले लीजिए, आज क्लास के ऐप पे मिलता है, नोट्स आप लोग ले सकते हैं वहां पे, और अपना पढ़ाई जो है स्ट्रॉन्ग आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। जल्दी जल्दी आप लोग क्या करिए, कमेंट में बताइए, कमेंट में रिप्लाई हम आपको जल्दी से देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।